डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होती है वोटर्स, और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी भी होती है। डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि ये जनता का शासन है, लोगों का शासन है। पर ये लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? अगर क्या हो कि यही लोग अनपढ़ और जाहिल हों। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता अपने मुद्दे नेताओं तक पहुंचाती है, अपने नेताओं को चुन के भेजती है। लेकिन अगर क्या हो कि जनता अनएजुकेटेड हो, तो वही नेता अपने प्रोपेगेंडा जनता तक भेजते हैं। इसी वजह से हमारे देश में आज अराजकता देखने को मिल रही है। नेता अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं ताकि बिना काम करे, बिना मेहनत करे उन्हें हर बार वोट मिलते रहे, और जनता केवल कुछ चीज़ों को देखकर, नेशनलिज्म की भावना से, एक रिलीजन को देखकर, धर्म को देखकर, पंथ और मजहब को देखकर, जाति को सपोर्ट करके, इन्हें करके खुश होती रहे। देश हित की भावना भर दी जाए कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, हमारे देश में कोई भी कमियां नहीं, कोई भी खामियां नहीं, हमारा देश आज सबसे ऊपर है, सबसे ताकतवर है। ऐसी बातें जब करी जाती हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि हमारे देश में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं 100 करोड़ जो अपने लिए खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तब हम विश्व गुरु कैसे बन गए? फिर जब हम बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 25 से 30 करोड़ हमारे देश की ऐसी जनसंख्या है जो कि भुखमरी की कगार पे है। हमारी सरकार खुद बीपीएल बांटती है। 14 करोड़ 12 करोड़ लोगों के पास कुछ बीपीएल कार्ड हैं। हमारी सरकार को खुद 86 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता है। हमारी सरकार को करोड़ों लोगों को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस देना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। लिटरेसी की बात करते हैं तो हमारे देश में केवल इतना क्राइटेरिया है कि अगर आपको साइन करना आता है, अपनी मातृभाषा में अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है, बस आप लिटरेट हो। लेकिन ऐसी लिटरेसी का क्या आचार डाला जाएगा, बताइए आप? अगर हम केवल इतनी बात करें कि डेमोक्रेसी का मतलब कि जनता एक नेता को चुनकर भेजेगी, तो नेता क्यों नहीं जनता को एक प्रोपेगेंडा में बांधने की कोशिश करेगा? असल मायने में आज डेमोक्रेसी केवल एक मजॉरिटेरियनिज्म से ज़्यादा कुछ नहीं। मजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जिसके पास ज़्यादा भीड़ वही आगे चुन के आएगा। आप कहोगे कि डेमोक्रेसी का भी तो यही मतलब होता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम गांधी के तिलिस्म की बात करते हैं तब हमारे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का ये मतलब है जो पंक्ति में पहले जो व्यक्ति खड़ा है उसे जो भी सुविधाएं मिलेंगी वही सुविधाएं पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी के पक्ष में एक मेजॉरिटी है तो वो केवल उस मेजॉरिटी को सपोर्ट करेगा। और आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही हैं। अगर बीजेपी के पास एक वोट बैंक हिंदू के नाम पर है तो वो हिंदू को अपनी तरफ करने में जुटे हैं। कांग्रेस के पास एक अलग विचारधारा और मुसलमानों का वोट बैंक है तो वो मुसलमानों की राजनीति करने में लगे हैं। ऐसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यहाँ तक कि राष्ट्र भक्ति के नाम पर। अब ऐसे राष्ट्र की क्या भक्ति करी जाए जहाँ पर बेरोजगारी, भुखमरी ये सब बढ़ती जा रही हैं? अगर हम इंक्रीजमेंट देखते हैं कि एक इनकम में कितना इंक्रीजमेंट होता है तो वो महज कितना है हमारा 3 से 5%। लेकिन जब हम खर्चे देखते हैं, जैसे कि मेडिकल का बिल हुआ, मेडिकल इन्फ्लेशन 10%, एजुकेशन इन्फ्लेशन 10%, आपका जो नॉर्मल राशन का इन्फ्लेशन होता है 8 से 10%, ऑल ओवर इन्फ्लेशन आपका 5.5% के आसपास। वो तो अब कम हुआ है, पहले 7% भी था। अब बताइए ज़रा कि ये लोग क्या कर्जे में नहीं जाएंगे जिनकी की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है? और ऐसी हालत होती है तब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं। जबकि अमेरिका जैसे देशों में मुद्दे क्या होते हैं कि हमें फ्री हेल्थ केयर चाहिए, हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए, क्वालिटेटिव हेल्थ केयर चाहिए, हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन और फ्री एजुकेशन चाहिए। लेकिन भारत में चुनावी मुद्दे होते हैं कि औरंगजेब की कब्र यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औरंगजेब की आज तुम कब्र उखाड़ भी दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? जो 300 साल पहले घटनाएं होनी थी वो घटना हो चुकी, बात ख़त्म। आज अगर तुम बदल भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुद्दे ये होने चाहिए कि जो कई ऐसे हाईवेज हैं जिन्हें सेक्स हाईवे, रेड लाइट हाईवे बोला जाने लगा है, गरीबी की वजह से वहाँ के माँ बाप अपनी 10 साल की बच्चियों को बेच देते हैं। इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अब डेमोक्रेसी में ये क्या होता है कि इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोशल वेलफेयर क्या होगा, फ्रीबीज क्या होंगे। अरविंद केजरीवाल
जिन्होंने फ्रीबीज के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर फ्रीबीज की योजनाएं चलाते रहे, फ्रीबीज से 10 साल तक दिल्ली में बने रहे। और हालांकि जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनी है वो भी इन्हीं फ्रीबीज के दम पर बनी है। लाडली बहन योजना, कहीं पर 1000 रुपये तो कहीं पर 2000 रुपये, कहीं पर 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। और किस बेसिस पर दिए जा रहे हैं? ये कह दिया जाता है कि जब औरतों के हाथ में रुपए होंगे तो वो ज़्यादा खर्च करेंगी, इकोनॉमी में तो आएगा। बिल्कुल इकोनॉमी में आएगा, लेकिन ये बिना किसी एक वर्क फोर्स के आएगा। औरतों को काम देते आप, रोज़गार देते, उन्हें सक्षम बनाते कि वो खुद एक नौकरी कर सकें या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर वो आपके 2-2.5 हज़ार पे नहीं रुकती, करोड़ों कमाते और देश को ज़्यादा फायदा होता। लेकिन आपने उन्हें सीमित कर दिया कि बस घर पे बैठो, इतना रुपए हम तुम्हें देते रहेंगे, तुम हमें वोट देना आके। ये है मोदी की गारंटी, ये है हमारा नया भारत, ये हमारा नया देश। और हम ऑफेंड किन बातों पर हो जाते हैं कि किसी कॉमेडियन ने किसी नेता के ऊपर जोक मारा। क्या ये बोलने की आज़ादी नहीं? आर्टिकल 19 के अंदर जिस संविधान की पूजा दोनों, हर पक्ष, हर पार्टी करती है, क्या अब ये बोलने की आज़ादी के अंदर नहीं आता? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं आती? फ्री स्पीच में क्या ये चीज़ें नहीं आती कि हम किसी भी नेता का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? कोई भी नेता सदन में बैठ के किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल 194 एंड आर्टिकल 105। लेकिन फिर हम आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसे हम क्यों भूल जाते हैं? जो कि सरकार के ऊपर नकेल कसने का काम करता है। लेकिन सरकार अपने गुंडों के ज़रिए, अपने गुर्गों के ज़रिए, जब आप पे एक छोटी सी कॉमेडी नहीं सहन हो रही है तो आप कल को कुछ गलत करोगे तो आपके जब क्रिटिसिज्म मास लेवल पर होगा, रोड पर होगा, तो वो आपसे कैसे सहन होगी? आप गोलियां भी चलवा सकते हो। जब तुम्हारे गुंडे आकर कहीं हैबिटेट तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तब बताइए आप उसे भी जज कर रहे हो कि हाँ ये एकदम ठीक है। तो कल को जब आपकी ही पुलिस गोली मारेगी तो आप तो क्या दोगे कि हमारे विरुद्ध थे, सरकार के विरुद्ध, मतलब देश के विरुद्ध। ऐसा नहीं होता जी। और जनता की यहाँ बिल्कुल गलती है। एक अगर इकोनॉमिक पॉलिसी देश हित में होती है, लेकिन अगर उसे राजनीतिक तौर पर ऐसा दिखाया जाए कि इससे हमारा देश पीछे जा रहा है, तो जनता उसे मानने लगती है। अब इस अनपढ़ जनता से, इस जाहिल जनता से क्या उम्मीद की जाए, जो अपने आप पॉलिटिकल राइट नहीं जानते हो, फंडामेंटल राइट, अपने DPSP नहीं जानते हो, आप अपनी इकोनॉमी के टर्म्स नहीं जानते हो, बजट जो देखने बैठ जाते हो टीवी पर, कैसे पता कि इसमें तुम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या है इसमें? जो लोग 12-13 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो लोग 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, उनके लिए बजट ठीक है। लेकिन जो आबादी, 60% आबादी जो गांव में रहती है, उसके किस काम का ये बजट? बताओ ज़रा। जो आबादी के पास इतना नहीं है कि वो अपना खाना भी खा सके, उनके किस काम का ये बजट? उन्हें क्या समझ में आता है बजट में से? जियो पॉलिटिक्स तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें क्या समझ में आता है कि हम विश्व गुरु बने या हम कंगाल होते जा रहे हैं? तुम्हें रिपोर्ट में जब तुम कुछ टर्म्स देखते हो, तुम्हें वो समझ में नहीं आता, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने समाज की नहीं होती, तो बताओ किस तरीके से तुम सवाल उठा सकोगे उन शासन पे, उन सरकारों पर? ये सबसे बड़ी कमी है डेमोक्रेसी की। और इसी वजह से ये नेता चाहते हैं कि तुम गवार के गवार, जाहिल के जाहिल बने रहो, क्योंकि तुम्हें फिर अच्छी तरीके से तुम्हें मोल्ड करा जा सकता है अपने तरीके से। तुम्हें बड़ी आसानी होगी कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाने में। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ें, अरे ये तो सही होगी अगर व्हाट्सएप पे आई है, आगे फॉरवर्ड करो। प्रोपेगेंडा फैलाने में आसानी होती है। पढ़ा लिखा होता, व्हाट्सएप पे देखता, ब्लॉक मार देता कि ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हमें मतलब नहीं इनसे। एजुकेशन की कमी है, समझ की कमी है। जब तुम एजुकेटेड होते तो सरकार की हर नीतियों पर, सरकार की पॉलिसीज़ पर, सरकार के हर काम पर सवाल उठाना जानते। अब लेकिन कुछ ही लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, कुछ ही लोगों को ये बात समझ में आते हैं, तो वो खुलेआम करप्शन करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तुम्हारा पूरा करप्ट है, तुम्हारी सत्ताएं, शासन सब करप्ट हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज भारत कंगाली की हालत पे खड़ा है। इकोनॉमिक नंबर पर तुम बढ़ते जाओ, कुछ लोग हैं 10% लोग जिनके पास रुपए अच्छा खासा है, और बाकी के भूखे नंगे मर रहे हैं। ये रियलिटी है, और ये केवल और केवल तुम्हारे नेताओं की देन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।